के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे टॉप लीडर खल्लास। तो आखिर फैसला अब किसके हाथ? लगातार आपको बड़ी खबर से जुड़ी बताएंगे और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस वक्त अमेरिकी इजराइल जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी इजराइल के निशाने पर ईरान के टॉप लीडर हैं। अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद लारिजानी की मौत हुई। बासिस फोर्स के प्रमुख सुलेमानी भी हमले में मारे गए। मुस्तफा खामनेई भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। बड़े लीडर्स की मौत के बाद भी ईरान के हमले लगातार इस वक्त जारी हैं। तो अमेरिकी हमलों में ईरान के बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अयातुल्ला खामनेई और ईरान के सुरक्षा चीफ लारिजानी की मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, बासिस फोर्स के प्रमुख सुलेमानी भी हमलों में मारे गए हैं। मुस्तफा खामनेई भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि टॉप लीडर्स की मौत के बाद भी ईरान की ओर से हमले लगातार जारी हैं। टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं तो ईरानी फौज को हमलों का ऑर्डर कौन दे रहा है? ये साफ नहीं है कि देश की कमान आखिर किसके हाथ में है। ईरान के इस रिएक्शन पर दुनिया हैरान हो रही है। इन हमलों में नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख यानी कि IRGC के कमांडर और रक्षा मंत्री जैसे बड़े पदों पर बैठे लोग भी निशाना बने हैं। और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने दावा ये किया है कि ईरान के खुफिया मंत्री यानी कि इस्माइल खातीब को भी एक हमले में मार गिराया गया है। यानी कि अब समझिए कि ईरान की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है। ईरान के टॉप लीडर्स जिनकी जान चली गई है हमलों में, लगातार अमेरिका इजराइल जो हमले कर रहा है उसमें ईरान की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। खास करके अयातुल्ला खामनेई के बाद सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत हुई। और इसके बाद से ही लगातार जो ये हमले हैं अभी भी जारी हैं और कई प्रमुख चेहरे, कई बड़े चेहरे जिन्हें मार गिराया गया है इन हमलों में। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अब ईरान की जो कमान है वो किसके हाथ में है? क्योंकि मुस्तफा खामनेई जिन्हें 9 मार्च को नए सुप्रीम लीडर के तौर पर देखिए अब सत्ता दी गई है, लेकिन इसके बाद से ही वो सामने नहीं आए हैं। कोई स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट उनकी ओर से जरूर जारी किया गया है, लेकिन वो खुद मीडिया के सामने आकर कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। और यही वजह रही कि ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मुस्तफा खामनेई जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने ये तक चुनौती दे दी थी कि अगर मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं तो सामने आए, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्तफा खामनेई की ओर से कोई रिएक्शन यानी कि मीडिया के सामने आकर उनकी झलक जो है अभी तक नहीं देखने को मिली है। सवाल ये है कि क्या वाकई में वो सुरक्षित हैं या नहीं है, या फिर वो चोटिल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही थी कि मुस्तफा खामनेई जो घायल हो गए हैं, उनके पैर को काटना पड़ा है, उनकी सर्जरी हुई है, कोमा में वो हैं। कई तरह के रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे इस वक्त हो रहे हैं। और ऐसे में मुस्तफा खामनेई को लेकर भी सवाल इस वक्त बना हुआ है कि मुस्तफा खामनेई आखिर हैं कहां, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ईरान को लेकर ये बना हुआ है कि आखिर आगे क्या होगा। आखिर ईरान की जो सत्ता है, ईरान की जो कमान है, आखिर इस वक्त किसके हाथों में है? कौन आखिर तमाम स्थिति को देखता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि ईरान की ओर से देखिए हमले जरूर किए जा रहे हैं। ईरान जरूर ये कह रहा है कि हम कमजोर नहीं हुए हैं। लारिजानी की मौत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ईरान जो है कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ईरान बल्कि और ये कह रहा है कि हम और भी ताकत के साथ हमले करते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बासिस फोर्स के देखिए प्रमुख सुलेमानी जिनकी मौत हो गई है। मुस्तफा खामनेई कहां हैं? सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर बड़े लीडर्स की मौत के बाद ईरान के हमले अभी भी जारी हैं। और इसके साथ ही तो ये बड़ी खबर अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद सवाल आज तक ये बना हुआ है कि आखिर अब ईरान की कमान किसके हाथों में है।
हालांकि अयातुल्ला खामनेई के बाद जो दूसरे नंबर के नेता थे वो थे अली लारिजानी, जिनकी हमले में मौत हो गई है। सिक्योरिटी चीफ थे, उनके हाथों में जिम्मा था सुरक्षा का, और वही इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आगे जो स्थिति बन रही है ईरान को लेकर, अब किसके हाथ में है ईरान की कमान? ये बहुत बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुकी हैं, मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका मल्लिका जी। क्योंकि देखिए, जो लगातार स्थिति हम ईरान को लेकर देख रहे हैं, सवाल इसे लेकर कई तरह के उठ रहे हैं कि आखिर ईरान का क्या हो रहा है, ईरान की कमान आखिर किसके हाथ में है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब तक जो 20वें दिन में ये युद्ध पहुंच चुका है, ऐसे में अब आकलन ईरान को लेकर क्या कर पा रही हैं आप? देखिए, जैसे जैसे युद्ध आज हम 20वें दिन में पहुंच चुके हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था तो इनके मेजर जनरल सुलेमानी को मार दिया गया था, और जो खामेनी थे वो मानते थे कि इनके ये नेक्स्ट सक्सेसर होंगे जो सुलेमानी हैं। उसके जी। बाद हमें लगा एक वैक्यूम बनेगा, जो बिल्कुल बना भी, बेशक बना भी, बट हमें ये समझना होगा जो इरानियन रिजीम है, जो आईआरजीसी है और इस्लामिक रिजीम है, वो एक हाइड्रा की तरह है, जिसका हम एक सर काटेंगे तो दूसरा सर उगाएगा। तो कहीं ना कहीं हम उसको कम नहीं आंक सकते। आप देखिए कि पिछले साल ऐसा हुआ, इस साल करीब करीब 40 से ऊपर कमांडर मारे गए। ब्रिगेडियर जनरल सुलेमानी को मार दिया, उसके बाद अली लारीजानी और उनके बेटे को मार दिया गया। और अली लारीजानी जो है, उनके जो बड़े भाई हैं, वो भी खामेनी के इंसाइडर माने जाते हैं। इनफैक्ट उनके फैमिली को कंपेयर किया जाता है, जैसे कैनेडी का परिवार था यूएस में, पॉलिटिकली एक्टिव परिवार था, उनको कैनेडी ऑफ ईरान माना गया है। कहीं ना कहीं इनका परिवार बहुत इस्लामिक रिजीम का इंसाइडर माना गया है। जी। और अगर हम अली लारीजानी का बैकग्राउंड देखें, तो वो काफी ज्यादा प्रैग्मेटिक लीडर थे। मतलब वो फिलोसोफर थे, काफी स्टेट मीडिया के हेड थे, कल्चर मिनिस्टर थे, उसके बाद वो सिक्योरिटी हेड बने। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो ट्रांजिशन था, खामेनी के बाद अभी तक का जो ट्रांजिशन था, वो उन्होंने पूरे युद्ध की रणनीति पूरी डिजाइन की थी। पिछले साल हमने देखा था, मैं सीएनएन की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, सितंबर तक इजराइल और यूएस के काफी करीब भी थे लारीजानी, बट उसके बाद जब से उन्होंने ये प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक शुरू किया, तब वो थोड़ा सा नेगेटिव बुक्स में आए। अदरवाइज वो एक बहुत प्रैग्मेटिक लीडर थे। मैं उनकी पूरी 6 की 6 बुक्स का एनालिसिस कर रही थी, उसके बाद उनकी स्पीचेस का एनालिसिस कर रही थी। तो एक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, और बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर थे। इनफैक्ट इजराइल के एक नेशनल न्यूज़पेपर ने भी 2-3 दिन पहले, उनकी मौत से 2-3 दिन पहले, बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था, जिसमें उनकी प्रोफाइल के बारे में बताया गया था, और बताया गया था वो एक बहुत पावरफुल लीडर थे। देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल और यूएस उकसा रहे हैं ईरान को, इसमें काउंटर प्रोडक्टिव भी ये हो सकता है, क्योंकि अब जो लारीजानी को रिप्लेस करेंगे वो कोई आईआरजीसी के ही मेंबर होंगे। कहीं ना कहीं वो एक आईआरजीसी के मेंबर्स क्या होते हैं, जो रिजीम के मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कट्टरवाद हैं। तो वो उनको रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा कि जो रणनीति है उसमें हम चेंज देखेंगे, जो एक कट्टरपंथी है उसमें हम चेंज देखेंगे। और लारीजानी जैसे प्रैग्मेटिक लीडर, जो एक चीफ नेगोशिएटर बन सकते थे, उसको कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ने एलिमिनेट करके एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब वो प्रैग्मेटिक लीडर कम बच गए हैं इस्लामिक रिजीम के पास, और जो अब आते जा रहे हैं वो आईआरजीसी के मेंबर्स हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए मल्लिका पांडे जी, सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि देखिए कौन होगा आगे, किसके हाथों में कमान जाएगी, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अली शाह जी। मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये जो इस वक्त ईरान के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, अब देखिए सिक्योरिटी चीफ तक की मौत इस हमले में हो गई है, कोई बड़ा चेहरा क्या अब आगे नजर आ रहा है कि आखिर कौन स्थिति ईरान की संभालता हुआ नजर आएगा? क्या समझ पा रहे हैं आप कि ईरान वाकई में पूरी तरीके से अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? अब आगे स्थिति ईरान को लेकर क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि ईरान अब आगे जो है विराम लगा पाएगा अपने पलटवार को लेकर? आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, जाएंगे हम अली शाह जी के पास। लेकिन मल्लिका जी, क्योंकि देखिए अभी हम अगर ईरान की हम बात करते हैं, ये तो देखिए ये तो देखा ही जा रहा है किस तरीके से इजराइल अमेरिका है जो बार बार ईरान को उकसा रहा है, और
ईरान जो है अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है, क्योंकि अब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। जितने भी टॉप लीडर से सबकी मौत हो गई है, टॉप लीडरशिप की लगातार हत्याएं की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर मुस्तफा खामनी है कहां पर? अगर वो जिंदा हैं तो सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी उठाया गया। हालांकि देखिए उनकी तरफ से बयान जारी जरूर किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए पुनीता जी, ईरान को कहीं ना कहीं वो सेल्फ अवेयर भी है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में अगर देखें तो ईरान का कोई भी मुकाबला नहीं है यूएस और इसराइल के साथ। आपने 2018 में ईरानियन प्रेसिडेंट जो पहले इससे पहले थे, उनका मैं एक बयान पढ़ रही थी। उन्होंने बोला था जो एंटी मोसाद एक काउंटर बनाया था तेहरान में, उसका जो हेड था और 20 अलग लोग जो उसमें थे, वो सबके सब मोसाद के एजेंट्स निकले। तो मोसाद और सीआईए बहुत अंदर तक घुसा है। इनफैक्ट मैं किसी का ट्वीट भी देख रही थी, जहां जब लारी जानी सड़कों में चल रहे थे 3-4 दिन पहले, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे तेहरान की सड़कों में, तो एक ट्वीट बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें उनके जो जस्ट पीछे है एक सर्कल करके एक आदमी का बनाया था कि देखो हमारे मोसाद के एजेंट्स लारीजानी के इतने करीब पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना हाँ। कहीं वो सब ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए कि लारीजानी, ब्रिगेडियर जनरल सुलेमानी, उनके लारीजानी के बेटे एक सेफ हाउस में थे। उस सेफ हाउस का किसी का पता चलना और वहीं पर मिसाइल अटैक होना, आप ये छोड़िए, सबसे युद्ध के पहले ही दिन 28 फरवरी को खामेनी का एलिमिनेट होना, उनके परिवार का एलिमिनेट होना, तो कहीं ना कहीं ईरान, आईआरजीसी, इन सबको पता है कि मोसाद और सीआईए का काफी अंदर तक हमने देखा है कि एंट्री है। ये सब चीजें नजर में रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर नए अपॉइंट हुए हैं, जो उनकी गाइडेंस काउंसिल है उसके उनको साथ में रखते हुए अपॉइंट हुए, तो कहीं ना कहीं उनको बचाना है खामेनी के बेटे को भी। तो इसीलिए वो बार बार सामने नहीं आ रहे हैं। बट उनके मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा बयान आ रहे हैं। उन्होंने हैंड रिटन लेटर लिखा है, जितने भी लोग शहादत हुए हैं उनके लिए हैंड रिटन लेटर लिखा है। ये सब चीजें वो करते जा रहे हैं, बट वो आगे नहीं आना चाह रहे, क्योंकि मानने में मतलब काफी अफवाहें भी उड़ी हैं कि उनको मॉस्को भेज दिया गया है, कोई बोल रहा है कि उनको एक सेफ बंकर में रखा गया है। बट पैरेलली आप देखिए ना, जितने नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू के भी काफी ज्यादा एआई वीडियोस बीच में आ रहे थे कि वो एआई के माध्यम से बना रहे हैं। किसी में जब वो स्पीच दे रहे हैं तो उनकी 6 उंगलियां नजर आ रही हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। वो लोगों से जिसमें मिल भी रहे हैं तो उसमें भी नजर आ रहा है कि वो एक डीप फेक वीडियो है। वो जो कॉफी शॉप में उन्होंने प्रूव किया है कि ये देखो ये मेरी उंगलियां हैं, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि उनकी एंगेजमेंट रिंग नहीं है। तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में काफी डीप फेक वीडियो भी बन रही है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब ये जियो पॉलिटिक्स में पुनीता जी पहले सिर्फ मिलिट्री को देखा जाता था, बट आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा बहुत सेंट्रल स्टेज ले चुका है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में सड़क में है या ये नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रोपोगंडा हर तरफ से फैलाए जा रहे हैं। जी पुनीता जी। और देखिए ऐसा भी है कि देखिए जो आप बता रहे हैं कि फेक खबरें भी सामने आ रही है, तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर ऐसी कोई खबरें सामने आती तो पहले उसको अच्छे से तहकीकात करना होगा, ताकि कुछ मिसलीडिंग जो है कोई ऐसी गलत खबर ना हो, जिसे लेकर स्थिति जो है और भी ज़्यादा चिंताजनक हो। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अली शाह जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो मेरा सवाल यही होगा, ईरान से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको क्या स्थिति अभी ईरान को लेकर समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए ईरान के अंदर अभी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम लीडर की मौत होना, इसके बाद नए सुप्रीम लीडर का चयन होता है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बयान जरूर जारी किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो सामने आ नहीं रहे हैं। अब क्या आप ईरान की स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए अभी फिलहाल तो जी हाँ, जैसे कि आपने बताया, अली लारीजानी जो हैं वो हेड ऑफ पैरामिलिट्री पैसेज फोर्स का खात्मा हो गया है, ये ईरान ने भी कंफर्म करा है। और बल्कि इसराइल की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर ठीक हैं है, लारीजानी माफी के साथ और मैं आपको रोकना बासिम चाहूंगी, आपकी जो आवाज कमांडर हम थे तक सही से वो पहुंच नहीं पा रही है अली खत्म शाह कर जी। दी गई।
अब आपकी आवाज सही से हमारी तक पहुंच नहीं पा रही है, मैं आपके पास आऊंगी मलिका जी। देखिए खबर ऐसी भी सामने आई थी, देखिए अभी ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी इसे लेकर अब इंतजार करना होगा कि आगे कैसे रणनीति तैयार की जाती है ईरान की ओर से, क्योंकि ये जंग बहुत लंबा खिंच सकता है। इसे लेकर देखिए अनुमान जरूर जताया जा रहा है क्योंकि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है नहीं। लेकिन एक खबर ये भी सामने आई थी कि अंदरूनी कलह भी कहीं ना कहीं ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। जो आप ये कह रहे हैं कि मोसाद हो गया या फिर CIA जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और कहीं ना कहीं जो ईरानी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है और यही वजह है कि सही इंफॉर्मेशन जो है वो मोसाद तक पहुंचाई जा रही है। CIA जो है वो सही इंफॉर्मेशन निकालने में कामयाब हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो एक इंटरनली कलह ईरान के अंदर खास करके जब मुस्तफा खामनेई के नाम का चयन किया गया था तो इसे लेकर भी दो फाड़ की स्थिति ईरान के अंदर देखने को मिली थी। तो ऐसे में अब क्या माना जाए कि ईरान जो इस वक्त स्थिति से गुजर रहा है उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि अंदरूनी कलह की वजह से ईरान के अंदर जो ईरानी हैं वो भी कहीं ना कहीं देखिए मोसाद और CIA के संपर्क में आ रहे हैं। क्या वजह इसकी मान रही हैं आप? बिल्कुल पुनीता जी, जैसे मैंने पहले भी आपको 2018 का एक एग्जाम्पल बताया, अभी भी आप देखिए कि जैसे ही 8 से ऊपर लोग खामेनी के साथ जितनी भी टॉप लीडरशिप थे उन पर अटैक हुआ, उसके बाद हम देखते हैं लारिजानी और ब्रिगेडियर जनरल सुलेमानी पर अटैक हुआ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पूरे युद्ध की रणनीति डिजाइन कर रहे थे। वो एक ट्रांजिशन में थे, उन्होंने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया था शॉक की। जब खामेनी की मृत्यु हुई उसके बाद युद्ध का कैसा होगा वो सब उन्होंने शॉक अब्सॉर्ब कर लिया था कहीं ना कहीं। अब हम देखते हैं कि वो भी पिक्चर में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली इंटरनली आप मोसाद और CIA का कहीं ना कहीं हम प्रेजेंस देख रहे हैं। और अगर उस सेफ हाउस में आपको याद हो तो खामिनी के बेटे भी मौजूद थे, बट कुछ उनको शायद इंफॉर्मेशन पहले मिल गई और वो भाग गए उस सेफ हाउस से। तो कुछ ऐसी भी चीजें अफवाहें आ रही हैं कि क्या पता उन्होंने ही तो नहीं करवाया। कभी कभी फॉरेन मिनिस्टर का भी उसमें अफवाहें आती हैं कि अब्बास अराक्ची को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए ये प्रोपेगेंडा तो हर जगह से चल रहा है, बट हाईलाइट इसमें यह है कि इसमें पूरा जो रियल विनर है इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा है, क्योंकि इजराइल हमेशा से चाहता था कि ईरान उसका सबसे बड़ा ऑपोजिशन की तरह खड़ा था। ईरान ने कभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनफैक्ट ईरान ने दुबई, UAE, कतर इन सब की कड़ी निंदा की जब 2020 में इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब्राहम अकॉर्ड कहीं ना कहीं साइन भी कर लिया था। तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं ईरान इनसे हमेशा एक बहुत बड़ा थ्रेट था इजराइल को, जो उसको मानता ही नहीं था, एज अ कंट्री ही नहीं मानता था। फिलिस्तीन में काफी हमास को सपोर्ट करता था, हिजबुल्ला को सपोर्ट करता था, पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को सपोर्ट करता था। तो उस रिजीम में एक एनार्की फैलाना वही इजराइल का मोटिव था और वो बिल्कुल कामयाब भी होते हुए नजर आ रहा है। बट पैरेलली अगर हम देखें पुनीता जी तो क्या खड़ा हो रहा है, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, अब कहीं ना कहीं पहले जो प्रैग्मेटिक लीडर थे, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि लारिजानी की मृत्यु को काफी लोग मौन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रैग्मेटिक लीडर थे, खुले विचार के थे, काफी ज्यादा उनकी वेस्टर्न फिलॉसफी में उनका इंटरेस्ट था। बट अब जो आएंगे वो कट्टरपंथी के लीडर IRGC के आएंगे, जो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, जिनके लिए अब ईरान के लिए विक्ट्री का मैटर नहीं है, ईरान के लिए अब सर्वाइवल है बहुत इंपॉर्टेंट। और वो सर्वाइवल जो एक घायल शेर होता है पुनीता जी, बोलते हैं कि वो एक शेर से भी ज्यादा, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग शेर होता है उससे भी ज्यादा हार्मफुल होता है। तो कहीं ना कहीं ईरान की स्थिति अब एक घायल शेर की तरह हो गई है और वो कहीं पर कभी भी अटैक कर सकता है। तो अब वो जो स्पिल ओवर इफेक्ट हम देख रहे थे वो और भी एक्सपैंड हो सकता है आने वाले दिनों में। तो हम देख रहे हैं कि जैसे नेटो के देश हैं, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट का मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने बयान दिया है कि हम नहीं युद्ध में पार्ट लेंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर का हमने स्टामर का देखा कि कहीं ना कहीं वो भी अग्री नहीं कर रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, जितने भी ट्रम्प मदद मांग रहे हैं उनकी कोई भी अपनी सेना नहीं भेजना चाहता है। इनफैक्ट कतर के जब ये लड़ाई होने से पहले तो उनके जो विदेश मंत्री थे उन्होंने ये भी माना कि हम ईरान मानने के लिए तैयार था कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। इनफैक्ट अभी भी आप बयान देखिए अब्बास अराक्ची का, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके थे बातचीत में, हम नहीं चाहते हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट के उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। और इसलिए देखिए, इसलिए ये कहा जा रहा है विदेश मंत्री की तरफ से कि अब ये देखिए
ये कहीं ना कहीं जो हमला किया गया है वो गलत हमला था और ऐसे में हम पूरी आक्रामकता के साथ आगे इसी तरीके से जवाब देंगे। लेकिन जरा ये भी समझाइएगा कि अब जो स्थिति ईरान में है इसके बाद क्या समझ आ रहा है कि जो अभी फैसले इस हमले को लेकर लिए जा रहे हैं, क्या वो IRGC की ओर से किए जा रहे हैं या फिर कोई और इसके पीछे हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति पेजेश्कियान की हम बात करें अब तो वो फैसले ले सकते हैं? कौन फैसले ले रहा होगा अभी ईरान के अंदर? देखिए पुनीता जी, मैं कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उसमें बताया गया था कि अली लारिजानी कितने बड़े व्यक्ति थे। देखिए उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2 बार लड़े थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें, बट वो रिजीम में पहले ईरान इराक वॉर के टाइम में ब्रिगेडियर जनरल तक बने, उसके बाद खामिनी की नजर में आए और उसके बाद वो काफी इनसाइडर बन गए और अभी वो सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। इनफैक्ट उनकी इतनी पावर थी कि कभी भी कोई भी डिसीजन हमने देखा था कि जब विदेश मंत्री अब्बास अराची जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से भी बात करने आए थे तो उन्होंने फोन किया था प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को, तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने बोला कि नहीं, तुम लारिजानी से पूछ लो। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनालिसिस थी, जो कुछ मीडिया चैनल्स ने भी, अब वो वेरीफाइड नहीं है बट वो चैनल्स ने आउट की थी, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंट लारिजानी थे। मतलब वो एक टाइम में प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे इस युद्ध में, उनको वो पूरे बैकबोन थे इस युद्ध की रणनीति के। तो अब हम क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो वैक्यूम, तो देखिए चाहे ईरान कुछ भी बोले कि उसकी टॉप लीडरशिप को इजराइल और अमेरिका ने खत्म कर दिया है, बट अब जो लीडरशिप आएगी वो डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो IRGC की लीडरशिप आएगी। और IRGC तो कितना ये माने प्रेसिडेंट कि की अब बात मानते मिलिट्री हैं। रूल जो है वो ईरान के अंदर देखने को मिल सकता है, मलिका जी? बिल्कुल 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 पुनीता जी, डेफिनेटली अब वो मिलिट्री रूल कहीं ना कहीं, क्योंकि जो 2 नाम आ रहे थे सामने लारिजानी को जो रिप्लेस करेंगे वो सभी IRGC के मेंबर्स के ही आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं IRGC बहुत प्रोमिनेंट रहा है। देखिए पूरे इस्लामिक रेवोल्यूशन में अगर IRGC ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे वो खामेनी के उसमें हो, चाहे वो सबसे ज्यादा अगर जो करप्ट सिस्टम रहा है वो IRGC का ही रहा है। तो अब हम उसको देख रहे हैं कि वो फोर फ्रंट में आएंगे, जो एक वो बैक एंड में काम करते थे, अब हम देखते जाएंगे कि वो फोर फ्रंट में आ रहे हैं। तो पुनीता जी, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है इजराइल और अमेरिका के लिए। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं ईरान की, तो 3 से 6 महीने तक क्या देख पा रही हैं आप? देखिए जैसे पहले भी हम देख रहे थे कि इस साल भी हमने देखा कि 28 फरवरी के बाद जब सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया गया, हमने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि अच्छा उसके बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाएगा, शायद ईरान इतने पावरफुली अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, ट्रम्प और इजराइल ने भी यही माना था कि जैसे उन्होंने वेनेजुला पर किया, मदुरो को उठा लिया, उसके बाद सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा जी। तो ऐसा कुछ वो ईरान में भी सोचे थे कि आएंगे और क्विक विन करके वापस आ जाएंगे। बट ईरान में देखिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो ज्योग्राफी उसकी बहुत तेज है और IRGC जैसे मैंने बताया कि देखिए वो हाइड्रा की मलिका तरह जी, है। ये देखिए, ये ईरान की ओर से भी स्टेटमेंट सामने आया था कि हम इस बार पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरे, हमने अमेरिका को रीड किया है, हमने अमेरिका के हमलों को परखा है, इसके बाद हम पूरी तैयारी के साथ इस जंग में उतरे हैं। बहुत शुक्रिया मलिका जी आपका, और अली शाह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए आगे अब देखना ये होगा कि ईरान के अंदर स्थिति आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आए हैं। क्या सामने आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर ऐसे ही वो बयान जो है जारी करते रहेंगे? इसके बाद अमेरिका इजराइल का आखिर क्या एक्शन देखने को मिलता है? बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए